आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो पंचायती राज की संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक उसी तरह है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो शुरू करते हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अब देखो, इस संविधान संशोधन के माध्यम से जो शहरी स्थानीय निकाय हैं इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। मतलब ये है कि संविधान के अंतर्गत इनको स्थान दिया गया था। संविधान में पहले इन संस्थाओं का कहीं कोई जिक्र नहीं था, लेकिन पहली बार 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इन शहरी स्थानीय निकायों को संविधान में दर्जा दिया गया। नगरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने व उसे सक्रिय बनाने के लिए 1992 में संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद के द्वारा पारित करके एक कानून बनाया गया, जो 1 जून 1993 से लागू हुआ। तो देखो, ये जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसको लागू करने के लिए संसद में कार्यवाही चली 1992 में, और 1992 में इसको पारित कर दिया गया और 1 जून 1993 से यह 74वां संविधान संशोधन लागू हो गया। तो सीधी सी बात है, 74वां संविधान संशोधन जो 1992 का अधिनियम माना जाता है, यह लागू कब से हुआ? तो यह लागू हुआ 1 जून 1993 से। इस कानून के तहत शहरी निकायों में 3 तरह की संस्थाएं कार्य करेगी। तो इस कानून के तहत जो शहरी निकाय हैं उसके अंतर्गत 3 तरह की संस्थाएं कार्य करेगी। विद्यार्थियों, आपको याद होगा कि जो 73वां संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत भी जो पंचायत स्तर जो निकाय थे वो भी 3 तरह के थे, और शहरी स्तर में हैं वो भी 3 तरह के। 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो सीधी सी बात है, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो नगरीय संस्थाएं हैं उनको संविधान में दर्जा दिया गया। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक भाग 9A जोड़ा गया। अब देखो, जब 74वां संविधान संशोधन नया लागू किया गया तो इस अधिनियम के तहत संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। भाग 9 तो पहले से है और भाग 9A जोड़ा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले जो भाग 22 थे, आज भाग की संख्या है वो 25 है, तो वो इसी कारण से है। यानी भाग जैसे 25, 26, 22 के बाद में 23 ऐसे नहीं है, बल्कि भाग हैं उनके अंतर्गत ही A और B ऐसे जोड़ दिए गए हैं। तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9A जोड़ा गया, जिसका शीर्षक रखा गया था नगरीय निकाय, जिसके अंतर्गत 243 पी से 243 जेड जी तक अनुच्छेद जोड़े गए हैं। तो विद्यार्थियों, आपको याद होगा कि जो 73वां संविधान संशोधन था उसमें भी अनुच्छेद 243 है, लेकिन वो ए से लेकर के ओ तक था। अब ये है अनुच्छेद 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक, इसमें अनुच्छेद जोड़े गए हैं। अनुच्छेद का मतलब है कि भाई ये जो नगरीय निकाय है, जो नगरीय ये जो ढांचा जो तैयार किया गया है, इसके अंतर्गत इन नगरीय जो निकाय है, जो संस्थाएं हैं, इनके क्या क्या प्रावधान होंगे, इनका चुनाव किस तरह से होगा, इनमें आरक्षण किस तरह से होगा, और इनके वित्त की व्यवस्था वो किस तरह से की, यानी इस तरह से अलग अलग जो बातें जोड़ी गई है अनुच्छेद के तहत, इस तरह से। यानी इसमें जो अनुच्छेद 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक इसमें अनुच्छेद जोड़े गए हैं, तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अब देखो, इसमें प्रश्न बनता है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध है वो कौन सी अनुसूची से है? 12वीं से है। और जो 73वां संविधान संशोधन है उसका संबंध है 11वीं अनुसूची से। तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा एक 12वीं एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी। जैसा कि विद्यार्थियों हम जानते हैं कि हमारे जो मूल संविधान है उसके अंतर्गत, यानी प्रारंभ में जो मूल संविधान है उसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थी। आज वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो है 12। तो लास्ट जो अनुसूची है 12वीं है अनुसूची है, वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ही संविधान के अंतर्गत एक नई सूची के रूप में जोड़ी गई थी। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। अब देखो, हमें पूरी बात क्लियर हो जाएगी जब हम 74वें संविधान संशोधन जो अधिनियम है उसकी हम पूरी विशेषताओं को पढ़ लेंगे। तो
सबसे पहले विशेषता है त्रिस्तरीय व्यवस्था, यानी 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो नगरीय निकाय हैं, जो शहरी निकाय है, जो शहरी संस्थाएं हैं, उसके अंतर्गत 3 तरह की व्यवस्था की है। त्रिस्तरीय का मतलब यह है कि 3 तरह की व्यवस्था की गई, यानी इसके 3 स्तर बनाए गए हैं। अब देखो 3 स्तर कौन कौन से हैं। पहला स्तर है नगर पंचायत। नगर पंचायत उन क्षेत्रों के लिए होती है जो संक्रमणकालीन क्षेत्र होते हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पारगमन करते हैं। अब देखो इसका मतलब ये है कि जो सबसे जो नीचे का जो स्तर है या जो संस्था है उसको नगर पंचायतें बोलते हैं। अब उसमें कौन सी आती है। संक्रमणकालीन क्षेत्र का मतलब ये है कि जो पहले ग्राम पंचायत थी, लेकिन ग्राम पंचायत का विस्तार इतना अधिक हो गया, यानी उसमें जनसंख्या थोड़ी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसे अब नगर पंचायत का नाम दिया जाने लगा है। तो अब देखो ये नगर पंचायत है, ये जो सबसे नीचे का स्तर होता है, यानी ये जो ग्रामीण क्षेत्रों से, जो गांव का जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं, उससे जो थोड़ी ज़्यादा जनसंख्या का कारण एक बड़ा रूप ले लिया है, तो उसको हम नगर पंचायत का नाम दिया जाता है इसे। तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई थी, उसमें जो सबसे नीचे का जो निकाय है वो क्या है, उसको नगर पंचायत के नाम से जानते हैं, जो कि ग्राम पंचायत से एक छोटी थोड़ी बड़ी संस्था होती है। कहने का मतलब है संक्रमणकालीन का मतलब है कि जो ग्राम पंचायत से एक बड़ी संस्था बनकर के एक नगर का रूप ले रही है, यानी वो संक्रमण से गुजर रही है, तो उसको हम नगर पंचायत का नाम देंगे। दूसरा है नगर परिषद, यानी एक नगर परिषद छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए। अब नगर परिषद देखो कौन से शहरों के लिए है कि जो बड़े शहर नहीं है, जो मध्यम शहर हैं, जो छोटे शहर हैं, उनके वहाँ पर नगर परिषद की स्थापना की जाती है। तीसरा स्तर है नगर निगम। यह बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए एक नगर निगम की स्थापना करता है, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, मुंबई है, यानी आदि ऐसे जो बड़े शहर हैं वहाँ पर नगर निगम की स्थापना की जाती है। नगर पालिका के प्रत्येक सदस्य को उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा सीधे चुना जाना चाहिए। अब देखो इस संविधान संशोधन के माध्यम से यह बात कही गई है कि नगर पालिका के जो प्रत्येक सदस्य, जो 3 स्तरों के सदस्य हैं, उनमें से प्रत्येक सदस्य का जो चुनाव है वो सीधे जनता के द्वारा होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को क्षेत्रीय निर्वाचनों में विभाजित किया जाएगा, जिन्हें वार्ड के रूप में जाना जाता है। अब देखो जिस तरह से पंचायत स्तर के अंतर्गत वार्डों में विभाजित था पूरी पंचायत, वैसे ही इन जो तीनों स्तर हैं वहाँ पर भी पूरे शहर या जो नगर परिषद, नगर निगम और जो नगर पंचायत, तीनों के अंतर्गत जो पूरा शहर है उसको वार्डों में विभाजित किया जाता है। यानी प्रत्येक शहर के अंतर्गत कई वार्ड होते हैं और उस वार्ड के माध्यम से पूरा शहर है उसका गठन होता है। कैसे एक नगर पालिका के अध्यक्ष चुना जाता है, राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित किया जा सकता है। अब देखो वार्ड समितियां, जैसा कि हमने बात की थी वार्ड समितियों की, कम से कम 3 लाख की आबादी वाली नगर पालिका की सीमाओं के भीतर एक या एक से अधिक वार्डों से बनी एक वार्ड समिति की स्थापना की जानी चाहिए। कहने का मतलब है कि संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि भाई जिस शहर की आबादी 3 लाख से ज़्यादा है वहाँ पर एक या एक से अधिक, एक या दो से अधिक जो वार्ड हैं उन वार्डों को मिलाकर के एक वार्ड समिति की स्थापना करनी चाहिए। राज्य विधायिका वार्ड समितियों के अतिरिक्त अन्य समितियों के गठन के लिए भी कई प्रावधान निर्धारित कर सकती है। मतलब जैसे 2 या 3 है, उसके अलावा और भी यदि आवश्यकता पड़ी तो अन्य समितियों के गठन के लिए भी राज्य का जो विधानमंडल है वो उसका प्रावधान कर सकता है। इन समितियों के अध्यक्ष नगर पालिका निर्वाचन अधिकारी बन सकते हैं। अब आता है देखो सीटों का आरक्षण। जैसा कि हमने 73वें संविधान संशोधन देखा था, सीटों का आरक्षण, यानी पंचायत राज संस्थाओं में भी सीटों का आरक्षण होता है और शहरी जो निकाय हैं उसमें भी सीटों का आरक्षण होता है। यानी जो विशेषताएं हैं वो दोनों में लगभग सेम है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, दोनों के अंतर्गत जो विशेषताएं हैं वो लगभग समान है। थोड़ा सा हमें समझने में बस थोड़ा सा फर्क है। तो सीटों का आरक्षण SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण प्रत्येक नगर पालिका में उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है। नगर जो SC और ST के जो वर्ग हैं उनके लिए सीटों का आरक्षण प्रत्येक नगर पालिका में उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है। महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान भी करता है। यानी जो महिलाएं हैं
महिलाओं का जो कोटा है वो इसमें 1/3 रहेगा। और यही कोटा है वो पंचायत राज संस्थाओं में था। राज्य विधायिका को पिछड़े वर्ग के पक्ष में भी किसी भी स्तर पर नगर पालिका में आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है। अब देखो, नगर पालिकाओं की अवधि सरकार के हर स्तर पर नगर पालिकाओं को कार्यालय में 5 साल का कार्यकाल दिया गया है। तो ये जो नगरीय निकाय हैं इनका जो कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। तो पंचायत राज संस्था थे उनका भी कार्यकाल 5 साल का था और इनका भी कार्यकाल 5 साल का रखा गया। हालांकि इनका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। यदि कोई नगर पालिका भंग होने के बाद चुनी जाती है तो यह शेष समय के लिए अस्तित्व में रहेगी। मान लीजिए कि पहले नगर पालिका ने 3 साल काम कर लिया और फिर वो भंग हो गई, तो दोबारा यदि घटना होता है तो वो 2 साल ही काम करेगी। जब तक यह भंग नहीं होती तब तक यह अस्तित्व में रहती है। अब देखो, इसके जो सदस्य बनेंगे उनकी योग्यताएं, यानी नगरीय निकायों के जो सदस्य, कौन सदस्य इसके बन सकते हैं, उनमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम अयोग्यता की बात करते हैं कि भाई कौन है वो नगरीय निकाय का सदस्य नहीं बन सकता। अयोग्यता यहाँ पर बताई गई है, यदि वह संबंधित राज्य की विधायिका के चुनाव के प्रयोजन के लिए उस समय लागू किसी कानून के तहत अयोग्य है, या यदि वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य है। हालांकि कोई भी व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है, यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। मतलब इन नगरीय निकायों के अंतर्गत सदस्य बनने के लिए, खड़ा होने के लिए कम से कम जो आयु है वो 21 वर्ष की होनी चाहिए। 25 वर्ष की आयु होना जरूरी नहीं है। अब देखो, राज्य चुनाव आयोग, अब देखो इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो पंचायत राज संस्थाएं और जो नगरीय संस्थाएं इनके चुनाव कौन करवाता है, यानी उनके चुनाव संपन्न कौन करवाता है। तो राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। अब देखो, एक महत्वपूर्ण ध्यान देने की बात है कि जो भारत चुनाव आयोग है वो इनके चुनाव संपन्न नहीं करवाता है। तो फिर कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग है, वो इन नगरीय संस्थाओं के चुनाव संपन्न करवाता है। पंचायत राज संस्थाएं उनका भी चुनाव राज्य चुनाव आयोग ही कराता है, और जो ये नगरीय निकाय की संस्थाएं हैं इनका भी चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग ही करवाता है। तो राज्य चुनाव आयोग की एक स्थापना की गई है। उसे मतदाता सूची के निर्माण पर निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण सहित कई जिम्मेदारियां दी गई है। किसको? राज्य चुनाव आयोग को। तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो ये नगरीय संस्थाएं हैं इनके चुनाव संपन्न करवाना। अगला है, अब है देखो 12वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। तो जो 12वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत जो विषयों की संख्या है वो है 18, यानी 18 विषय हैं। 18 विषय का मतलब कि जो ये जो नगरीय निकाय के जो संस्थाएं हैं वो किन किन मामलों के ऊपर अपना काम कर सकती है। तो देखो, इसमें 18 विषय कौन कौन से हम ये भी देख लेते हैं। पहले है नगरीय योजना, जिसमें शहरी योजना भी शामिल है, भू उपयोग नियमन व भवन निर्माण, आर्थिक व सामाजिक विकास की योजनाएं, सड़कें एवं पुल, घरेलू औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रयोजन के जल प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता और सफाई एवं कचरा प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय व वानिकी पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी तंत्र का प्रबंधन, समाज के विशिष्ट आवश्यकता वाले कार्य के हितों का संरक्षण, गंदी बस्ती सुधार व उन्नयन कार्यक्रम, शहरी निर्धनता निवारण कार्यक्रम, सार्वजनिक उद्यान, खेल मैदान आदि विकसित करना, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सौंदर्यप्रक पहलुओं का विस्तार करना, शमशान, कब्रिस्तान, विद्युत सौदा है गृहों का प्रबंधन करना, काजी गृहों का प्रबंधन करना, जन्म मृत्यु पंजीयन, रोड लाइट, पार्किंग, बस स्टॉप जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार करना, वुत्तशालाओं एवं चमड़ा उद्योग का विनियमन करना। ये प्रमुख विषय ने इन मामलों के अंतर्गत जो नगरीय निकाय की संस्थाएं हैं वो इन मामलों के ऊपर कार्य कर सकती हैं। तो ये था 74वां संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं। मैं आशा करता हूँ कि 74वें संविधान संशोधन के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे आगे देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।